हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, अमेरिका का एक दुश्मन ईरान का एक दुश्मन सऊदी अरेबिया का एक दुश्मन इजराइल। और ऐसी सिचुएशन में इजराइल ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है या सऊदी अरेबिया का, पता नहीं। और ऐसी सिचुएशन में आप लोग आगे बढ़कर अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सिनारियो क्रिएट हो रहा है और वो है मिडिल ईस्ट। असलियत में समझिए मिडिल ईस्ट है क्या। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वो बेल आइकन वगैरह भी दबा लें। अगर आप इसे फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसे भी लाइक भी कर दें। और दोस्तों, हमारे जो पेज है उसको भी लाइक करें। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे को भी सजेशन हमारे को भी सपोर्ट मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, जो खासकर यूपीएससी या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। इसलिए जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आप इस नक्शे में देखना चाहें तो मिडल ईस्ट असली मामला क्या है। मिडल ईस्ट सबसे पहले वर्ड कहाँ से शुरू हुआ? ये वर्ड शुरू हुआ यूरोप से। इस यूरोप वालों ने असलियत में दुनिया में सबसे पहले हिस्ट्री यूरोप, और यूरोप में भी वेस्टर्न यूरोप ने हिस्ट्री लिखना शुरू किया या सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू किया। ऐसी सिचुएशन में वो इसे ईस्ट यूरोप कहते थे या ईस्टर्न यूरोप कहते थे। और इनके लिए ईस्ट असलियत में ये एशिया होता था। पूरा एशिया जो है वो होता था ईस्ट। ये भी ईस्ट है, वो भी ईस्ट है, तो इसलिए ये वाला पूरा पोर्शन हो गया मिडल ईस्ट। ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया? मिडल ईस्ट। ये और उसके बाद ये पोर्शन हो गया एशिया माइनर। तो इसलिए असलियत में मिडल ईस्ट जो है वो और कुछ नहीं, वेस्ट एशिया कहो, मिडल ईस्ट कहो या कुछ भी, ये वाला हिस्सा है वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट। ये पूरा इलाका जो है ये कहलाएगा। और आज के दिन मैं इसी की पॉलिटिक्स आपके बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एरिया दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में से एक क्यों है? क्योंकि अगर आप मोटे तौर पर देखो तो चीन से जो भी व्यापार हो रहा है या भारत से जो भी व्यापार हो रहा है या फिर यूरोप से जो भी व्यापार हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया से जो भी व्यापार हो रहा है, वो या तो इस पोर्शन में जाकर या फिर इधर से जाकर सुएज कैनाल के थ्रू हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये कि ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका, ये जो पूरा रीजन है, ये पूरे का पूरा रीजन जो है ये स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि यहाँ पर दुनिया का 70% के करीब ट्रेड हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि ये पूरा इलाका, ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो रिसोर्स रिच है। यहाँ रिसोर्स यानी कि ऑयल सबसे ज़्यादा मिलता है। अब ऐसी सिचुएशन में ऑयल मिलता है, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इस्लामिक है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लामिक है और इस्लाम के नाम पर यहाँ जो भी काम हो रहा है वो, और इसी वजह से इस पूरे एरिया के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो अलग ही लेवल पर है। यहाँ आप समझिए इस चीज़ को कि अगर आप यहाँ देखें तो ये पूरे देश जो इस्लाम को मानते हैं, यहाँ इस तरीके से ये ईरान वगैरह भी, ये पूरे का पूरा रीजन जो है, यहाँ तक कि ये ईस्ट मेडिटेरेनियन सी भी, ये सारे के सारे ऑयल रिच हैं। और ऑयल रिच होने की वजह से यहाँ, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है। और यूरोपियन कंट्रीज़ के पास टेक्नोलॉजी थी और यूरोपियन कंट्रीज़ को इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई थी और इन्हें वो ऑयल चाहिए था। यूरोपियन कंट्रीज़ को लगा हुआ था, ऑयल रिच कंट्रीज़ या ऑयल था असलियत में इन देशों के पास। इसलिए यहाँ पर इस देश के अंदर, इस रीजन में, और इस रीजन में जितनी ज़्यादा अनस्टेबल पॉलिटिक्स होगी, जितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा अनस्टेबल पॉलिटिक्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ को मज़ा आएगा। और यही रीज़न है इस पूरे इलाके के अंदर कुछ ना कुछ पंगेबाजी हमेशा क्रिएट रहती है। अब यहाँ अगर इन्हीं देशों को और तरीके से देखा जाए तो असलियत में हम 2 मिनट चलेंगे कोल्ड वॉर एरा पर। और कोल्ड वॉर एरा जो है उसके अंदर, यानी शीत युद्ध का जो मामला था, अब ये कोल्ड वॉर एरा को अगर आप देखते हैं तो किसी टाइम पर यहाँ पर रशिया या यूएसएसआर होता था और दूसरी तरफ यहाँ पर यूएसए होता था। अब यूएसएसआर पूरी ताकत लगा के अपने आप को इंडियन ओशियन तक फैलाना चाहता था और अमेरिका किसी भी सूरत में उसे हर हालत में रोकना चाहता था।
यूएसएसआर चाहता था कि इस ट्रेड रूट के ऊपर यूएसएसआर का डोमिनेशन हो जाए, और अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि इस ट्रेड रूट के ऊपर अमेरिका का डोमिनेशन हो या फिर रशिया का डोमिनेशन हो। ऐसी सिचुएशन में यूएसएसआर का डोमिनेशन हो, ऐसी सिचुएशन ने भी इस एरिया में अलग अलग पॉलिटिक्स को एस्टैब्लिश किया। इसको हम फिर कभी देखेंगे। असलियत में मामला अभी क्या है? अभी मामला है अमेरिका और खामेनेई, अमेरिका और ईरान के बीच में, और अमेरिका और ईरान के बीच की जो भी पॉलिटिक्स है उसके बीच का पूरा मामला है। अमेरिका एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान एक तरफ। असलियत में ये दोनों देश आमने सामने हैं, और इनके बीच का एक जो बड़ा इशू आ रहा है वो है न्यूक्लियर डील। अब ये न्यूक्लियर डील क्या थी वो समझिए। न्यूक्लियर डील ये थी कि अप्रॉक्सीमेट 2000, ये है न्यूक्लियर डील। अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर डील का मामला ये था कि 2002 के आसपास, 2002 और उसके बाद 2009 के अंदर यूरोपियन कंट्रीज को पता लगा कि असलियत में ईरान जो है वो अपने दो जगहों पर, नंताज और फर्डो, इन दो जगहों पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम कर रहा है। और इस न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम से असलियत में यूरेनियम को जो है एनरिच किया जा रहा है, और इस यूरेनियम को एनरिच करने से, उसका संवर्धन करने से, उसकी परसेंटेज बढ़ाने से असलियत में शायद ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अब जब ये कलेश हुआ कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, तो यहीं से मामला जो है वो बदलना शुरू हो गया। भाई पता लगा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अब जैसे ही ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, इसके लिए एनरिचमेंट करना पड़ेगा, यानी संवर्धन करना पड़ेगा, और संवर्धन होगा यूरेनियम 235 का। अब अगर आप देखें तो यूरेनियम 235 न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है, इसी से न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं। तो वो नॉर्मली तीन तरीके का है। एक तो यूरेनियम 235, मतलब नॉर्मली 238 होता है, 235 सिल्वर के चैम्बर्स के अंदर। तभी आप फोटोग्राफ्स देखेंगे कि बड़े सारे सिल्वर के चैम्बर्स होते हैं, उसके अंदर कुछ भरा हुआ होता है, उसमें यूरेनियम गैस फॉर्म में होता है, और उसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है। तो असलियत में अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर आपको ये सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे रही हैं, सिल्वर के सिलेंडर्स, तो इन्हीं को यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर मतलब यूरेनियम गैस की फॉर्म में डाला जाता है और बहुत तेजी से उसको घुमाया जाता है। और यहाँ 238 यूरेनियम 238 जो मेन यूरेनियम होता है, उससे अलग होकर यूरेनियम 235 को निकाला जाता है। अब यहां पर असलियत में यूरेनियम 235 की तीन कैटेगरीज होती हैं। एक वो जो 3 to 5% जिसके अंदर यूरेनियम 235 3 to 5% हो, दूसरा वो जिसके अंदर 20% हो, और तीसरा वो जिसके अंदर मोर देन 90% हो। अब असलियत में यहां ये जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इस्तेमाल होता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट जिससे बिजली वगैरह बनाई जाती है, ये मेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल होता है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आता है। अब यहाँ पर यही तीन चीज़ें हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, मेडिकल रिसर्च और दूसरे रिसर्च फॉर्म में, और न्यूक्लियर बॉम्ब। असलियत में इसके लिए अलाउड है, इसके लिए भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउड है। इसके लिए ईरान का इशू है। ईरान चाहता है ये 90% फिसाइल मटेरियल तैयार करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज कभी नहीं चाहते कि वो ये हथियार बनाए। उसके पीछे रीजन समझिए, उसके पीछे रीजन ये है। अब सवाल यहां पर भी उठता है, और लगभग हर कोई पूछता है कि यार एक बात बताओ, यूएसए के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, चाइना के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, पाकिस्तान जैसे घटिया से घटिया देशों में से एक रोग नेशन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और सीना ठोक के कहते हैं कि हाँ हमारे पास है, और डिक्लेयर्ड फॉर्म में न्यूक्लियर बॉम्ब यहां पर मौजूद है। स्टिल ये लोग ईरान को क्यों नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ईरान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब हो? भाई इंडिया ने तो पूरी दुनिया को पीछे हटा के पूरे यूरोप और अमेरिका की ऐसी तैसी करके और उसको ठेंगा दिखाते हुए
न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। और जो परमाणु मूवी है, एक बार आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असलियत में किस हद तक या किस लेवल पर जाकर न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। और उसके बाद ईरान वो अमेरिका क्या दुनिया के हर जगह पर झटके महसूस हुए थे। अब सवाल यह है, इंडिया के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बना तो इंडिया को मान लिया गया कि इंडिया जो है ठीक है यार, न्यूक्लियर पावर है, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, अब उसके साथ रिलेशंस बनाते हैं। पाकिस्तान को भी मान लिया गया कि चलो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं। ईरान को क्यों नहीं मान रहे? पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर कंट्री मान लिया, इंडिया को मान लिया, ईरान को क्यों नहीं मानते? असलियत में समस्या को समझिए, ये सारी यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की चाल है। असलियत में मामला क्या था? ये एक ऐसा दौर था जब चाइना तरक्की करना शुरू कर चुका था और इन्हें पहले से पता था कि चाइना को किसी भी सिचुएशन में काउंटर करना जरूरी है। और दूसरी चीज, इंडिया इतना ज्यादा टेंशन वाला मामला नहीं है। इंडिया एक ऐसी, जिसे कहते हैं ना मुंहठड़, एक अड़ियल, जिद्दी ऐसा देश कभी नहीं रहा। इंडिया एक सॉफ्ट पावर के रूप में हमेशा उभर के आया है। कभी भी इंडिया हार्ड पावर के रूप में या एक रेगुलर चैलेंज के रूप में उभर कर कभी भी नहीं आया है। ये इंडिया की खास बात रही है। और इसके साथ साथ दूसरा, इंडिया को एक तौर पर देखा गया कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया काफी ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए इंडिया को न्यूक्लियर पावर होना जरूरी है। दूसरा, चाइना को काउंटर करने के साथ साथ इंडिया की जो मार्केट है उसको इस्तेमाल करना। और इसके अलावा इंडिया ने कभी भी नो थ्रेट टू एनी पावर, इंडिया कभी भी किसी भी देश के लिए थ्रेट नहीं है, चैलेंज नहीं है, यह साफ समझ लीजिए। बहुत शरीफ देश, बहुत अच्छे देश के रूप में इंडिया का वो है और सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया का प्रोजेक्शन होता है। थैंक्स टू योर प्रेजेंट गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट ने पहली बार बहुत सालों के बाद, अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो इंडिया का किसी भी देश के साथ कोई ज्यादा सा स्ट्रांग मैसेज नहीं है। आप कभी भी उठाकर देख लीजिए, कोई रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इंडिया बहुत एक सॉफ्ट पावर, बहुत शांत पावर के रूप में देखा जाता है। पहली बार पाकिस्तान के अलावा इंडिया ने किसी को इस तरीके से चैलेंज किया और उसे पीछे हटना पड़ा। और पहली बार दुनिया को लगा कि हाँ, इंडिया एक सुपर पावर की फॉर्म में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, पेश कर रहा है। वरना अगर आप लोग देखेंगे तो इंडिया ने कभी भी किसी को भी कोई चैलेंज किया ही नहीं, कभी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं है कांधार जैसों के ऊपर मिसाइल अटैक ही कर दो यार। यस, कभी नहीं सोचा कि वहां कम से कम कांधार के अंदर आपके वो जो अटैक्स हैं, वहां मिसाइल अटैक कुछ तो करो। आप लोग जाके वो छोड़ के आ रहे हैं इंडिया। और यही कारण था कि इंडिया का यही जो सॉफ्ट पावर वाला बिहेवियर है ये काम आया और इंडिया को एज अ थ्रेट की तरह ना देखा गया। और इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को भी एक तरीके से न्यूक्लियर पावर बन जाने दिया गया कि कल को अगर इंडिया ताकतवर हो या कुछ हो तो पाकिस्तान को इंडिया के पीछे छोड़े रखो। पाकिस्तान वैसे भी कुत्ता देश है, तो उसको छोड़े रखो तो वो इंडिया को परेशान किए रखेगा। जैसे होता ना, मोहल्ले के अंदर एक कुत्ते को छोड़ दिया जाए किसी के पीछे, ठीक है, कि वो थोड़ा सा वो परेशान करे तो उसके पीछे कुत्ता छोड़ दो, तो वो पाकिस्तान एक इसी तरीके से छोड़ा गया है भारत को काउंटर करने के लिए। लेकिन आप समझिए, यहां इंडिया की पोजीशन के मामले में इंडियन ओशियन पूरा खाली पड़ा हुआ है। इंडिया यहां प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बाकी देशों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और अरब देशों के साथ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी देश के साथ कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अपने दो चार छोटे मोटे देशों को परेशान कर ले और वो छोटे मोटे देश इंडिया को ज्यादा परेशान करते हैं, इंडिया कम करता है। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे तो यहां सबसे पहले ईरान देखेंगे तो ईरान सबसे पहले तो यूएसएसआर का सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर उभर रहा था। दूसरी बात, ईरान हमेशा से एक थ्रेट है सऊदी अरेबिया के लिए। तो दो बड़ी पावर्स यहां अगर आप देखेंगे, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, और ये दोनों के दोनों आगे बढ़कर, ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों के दोनों आगे बढ़कर इस इलाके में अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं से जो प्रॉब्लम शुरू हुई कोल्ड वॉर एरा की, वो आपको दिखाई देगी। असलियत में मामला यहां से ये आता है कि ये कोल्ड वॉर मैप के अंदर अगर आप देखेंगे कोल्ड वॉर एरा में,
तो असलियत में इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, कुवैत, ये तो हो गया यूरोपियन अमेरिकन ब्लॉक, ये हो गया अमेरिकन ब्लॉक। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग देखते हैं तो ये हो गया यूएसए यानी रशिया का ब्लॉक। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यमन भी यूएसएसआर की फॉर्म में यानी रशिया की फॉर्म में मौजूद था। तो यहां असलियत में ये एक बैटल ग्राउंड था, और इस बैटल ग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो ईरान की खामेनेई सरकार जो है वो रशिया के फेवर में, यहां इराक का सद्दाम हुसैन जो है वो रशिया के फेवर में, और सीरिया का बशर अल असद जो है वो रशिया के फेवर में, और यहां पर हौसनी मुबारक जो है वो भी रशिया के फेवर में ही हुआ करता था काफी हद तक। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोगों को देखें, ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखें तो यहां असलियत में एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड है, और ईरान के ऊपर जिस तरीके की खामेनेई गवर्नमेंट है और जिस तरीके से खामेनेई गवर्नमेंट के रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, वहां आप लोग खुलकर देख सकते हैं कि ये जो देश हैं अमेरिका और रशिया, और तभी आप देखेंगे जो गल्फ वॉर शुरू हुआ उस गल्फ वॉर में रशिया को काउंटर करने के लिए सबसे पहले इराक से सद्दाम हुसैन को हटाया गया। रशिया कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स में रशिया फंसा हुआ है, लेकिन रियलिटी ये है इराक के अंदर सद्दाम हुसैन जो था वो रशिया का बहुत अच्छा दोस्त होता था, इसलिए अपने इन्फ्लुएंस को इस एरिया में बढ़ाने के लिए इराक से सद्दाम हुसैन को हटाना पड़ा, और यहां से सीरिया से बशर अल असद को भले ही ना हटा पाए हों लेकिन कम से कम उसे कमजोर करना पड़ा, कमजोर किया। नतीजा क्या, आज के दिन इस इलाके के अंदर अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं, और ये पूरा इलाका, बड़ा इलाका जो है वो अमेरिका के डोमिनेंस यानी अमेरिका के प्रभाव में है, और सीरिया का बड़ा इलाका भी अमेरिकन डोमिनेंस यानी अमेरिका के प्रभाव में है। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिकन सपोर्टेड ग्रुप्स के प्रभाव में है। अब ऐसी सिचुएशन में उम्मीद ये की जानी चाहिए कि यहां पर किसी भी तरीके से अमेरिका का डोमिनेंस है, लेकिन असलियत में इस इलाके में अमेरिका के डोमिनेंस को रोकने के लिए ईरान ने अलग अलग ग्रुप्स को इस इलाके में छोड़ रखा है। जॉर्डन तक के इलाके को डिस्टर्ब किया हुआ है, लेबनान के अंदर डिस्टर्ब किया हुआ है, और पूरा इलाका जो है, पूरे का पूरा इलाका जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर ईरान अमेरिका को सबसे ज्यादा चैलेंज कर रहा है, और सबसे बड़ा पिट्ठू कहें या सबसे बड़ा हथियार कहें मिडल ईस्ट में अमेरिकन्स का या यूरोपियंस का सबसे बड़ा हथियार है इजराइल। और ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बनता है, ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बनता है तो सीधी सी बात है उसकी मिसाइलों की जद में ये इजराइल आ जाएगा, ये सऊदी अरेबिया आ जाएगा, ये यूएई से लेकर कुवैत से लेकर बहरीन से लेकर जितने भी देश हैं सारे के सारे अमेरिका के देश ईरान की जद में आ जाएंगे। और अगर ये न्यूक्लियर पावर बन गया, और अगर ये देश न्यूक्लियर पावर बन गया तो इस देश को फिर संभालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। इसलिए ईरान के ऊपर लगातार सैंक्शंस लगाए जाते हैं, और वो सैंक्शंस इस तरीके से, आर्थिक प्रतिबंध इस तरीके से लगाए जाते हैं कि ईरान जो है वो फंस के खड़ा रहता है, ईरान के पास पैसा नहीं होता, और वो ईरान पैसा ना होने की वजह से अपने देश की अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। ईरान के पास तेल की कोई कमी नहीं है, ईरान के पास गैस की कोई कमी नहीं है, और अगर उसे खरीदार मिल जाएं तो वो सऊदी अरेबिया को कब का पीछे छोड़ दे। अगर उसे खरीदार मिल जाएं तो अमेरिका यही करता है, ईरान को खरीदारों तक पहुंचने ही नहीं देता। भारत जैसे देश भी सोच समझ के ईरान से रिलेशन रखते हैं, और पिछली ट्रंप सरकार के दबाव में तो इंडिया ने ईरान से लगभग जो बचे खुचे रिलेशंस थे वो भी खत्म कर दिए। रशिया अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस के से गुजर रहा है, उसकी अपनी ज्यादा समस्याएं हैं, और इसी वजह से रशिया जो है इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते, आर्थिक संकट के चलते ईरान की वो मदद नहीं कर पा रहा जो होनी चाहिए। चाइना से ईरान को उम्मीदें हैं,
चाइना से ईरान को उम्मीदें हैं, लेकिन चाइना भी यहां तक पहुंचने की अभी ताकत लगा रहा है और चाइना भी ईरान से रिलेशन बनाने से पहले 50 बार सोच रहा है। अब ऐसे में ईरान से असलियत में कोशिश की गई कि एक रिलेशन बनाया जाए या एक डील की जाए, तो उसी डील का नाम था न्यूक्लियर डील, जिसमें ईरान को यह कहा गया कि आप 5% वाला न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो करेंगे, उससे ज्यादा न्यूक्लियर एनरिचमेंट आप नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह कि 5 देश परमानेंट 5 P5 + 1 + ईरान, ये देश थे P5 यानी परमानेंट 5, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, उनके साथ +1 में आ जाएगा जर्मनी, यानी 6 देश मिलकर ईरान से डील कर रहे हैं और इसी को कहा गया P5 + 1 + ईरान, जिसके अंदर कहा गया कि आप 5% से ज्यादा न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे। दूसरा, आप रेगुलर चेकअप करवाएंगे और इस रेगुलर चेकअप का मतलब यह है चेक करवाएंगे और उसी को कहा गया स्नैप। स्नैप का मतलब यह है बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर, महज 2 से 3 दिन के नोटिस के ऊपर IAEA जो कि पूरी दुनिया के न्यूक्लियर पावर्स को, प्लांट्स को कंट्रोल करती है, उस पर निगरानी रखती है, उसकी टीम जाकर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चेक कर सकती है। ईरान इन सब शर्तों के लिए मान गया और यह कहा गया कि यह डील 15 साल की है कि 15 साल तक ईरान न्यूक्लियर पावर प्लांट को आगे नहीं बढ़ाएगा, उसके बाद अपने आप सैंक्शंस हट जाएंगे। अब ऐसे में यह कहा गया ठीक है कि आप 5% तक, इसमें ईरान को फायदा यह था कि 5% तक तो कर लो, उसके बाद टेक्नोलॉजी का। अच्छा, दूसरा, वो जो सिल्वर लाइनिंग्स थी ना, जो सिल्वर सिलेंडर्स थे, वो 5000 से ज्यादा नहीं बनाओगे क्योंकि एनरिचमेंट तो इन्हीं पे होगा ना, तो 5000 से ज्यादा एनरिचमेंट सिलेंडर्स नहीं बनाए जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ईरान को फंसाकर खड़ा कर दिया गया, लेकिन ईरान को फायदा यह था कि चलो 5% तो कर सकता हूं ना, और 20% तक भी कर सकता हूं, टेक्नोलॉजी से लेकर दूसरी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिकली मजबूत होने का मौका मिलेगा ईरान को। अगर ईरान को इकोनॉमिकली मजबूत होने का मौका मिलेगा तो वहां से ईरान ताकतवर होता चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं ट्रंप महोदय, और ट्रंप ने आते ही जितनी भी डील थी सबको उठा के पटक के मारा, स्क्रैप करके कहा कि मैं नहीं मानता। और ट्रंप ने 2018 के अंदर जो ये न्यूक्लियर डील हुई थी उसको सिरे से नकार कर रद्द कर दिया और ये कहा मैं इस न्यूक्लियर डील को नहीं मानता, और मैं इसको नहीं मानता। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस डील से हट गया, लेकिन ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी, फ्रांस और चाइना ये नहीं हटे। लेकिन यहां खास बात यह है कि इस पूरे मामले में रशिया चुप है, यानी वो साइलेंट एग्रीमेंट कर रहा है, साइलेंट एग्री अपनी दे रहा है, साइलेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ईरान को कि तू कर। चाइना इस पूरे मामले में, न्यूक्लियर डील मामले में चुप है, हल्का फुल्का कुछ बोला चुप, यानी वो एक तरीके से साइलेंट सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी देश को है तो वो यूके, फ्रांस और जर्मनी को है। यही तीनों के तीनों देश लगे हुए हैं पूरी ताकत से यही तीनों के तीनों देश लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अमेरिका जो है वो मान जाए और इस न्यूक्लियर डील 2015 वाली उसे लागू कर दे। रशिया जो है वो बिल्कुल नहीं चुप बोल रहा, चुप बैठा हुआ है, और चाइना तो अपनी चुपचाप बैठा ही हुआ है। अब ऐसे में इन तीनों का यहां इंटरेस्ट क्या है? इन तीनों का यहां से ज्यादा इस इलाके में इंटरेस्ट है और इस इलाके की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, और जानबूझकर अमेरिका पर दबाव डालना कि अमेरिका अपना जो दिमाग है वो यहां से शिफ्ट करके इंडो पैसिफिक पर ले जा रहा है, तो यहां इस इलाके पर कम से कम इन तीनों का दबदबा बना रहे और ईरान को एक डील के वो अंदर लाकर उस पर सैंक्शन लगाकर कुछ भी कर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। ये पूरी की पूरी कवायद है, और इसीलिए इन तीनों की मीटिंग कल परसों हुई है। और जैसे ही इनकी मीटिंग हुई, इन्होंने क्लियर वर्ड्स में एक बात कह दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर मटेरियल नहीं बनाने देंगे।
अगर ईरान न्यूक्लियर मटेरियल बनाता है, अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है, तो इस पूरे इलाके की शांति समृद्धि के लिए खतरा है। और इसलिए क्लियरली नो टू ईरान। बस अमेरिका किसी भी तरीके से डील में आए और ईरान से बातचीत शुरू करे। रशिया चाइना बिल्कुल चुप है। ईरान जो है, अब यहां मामला क्या है, ईरान कहता है कि जनवरी 2019 के अंदर, जनवरी 2019, असलियत में समझिए, एक तो जनरल सुलेमानी मारा गया, एक जनरल सुलेमानी मारा गया, जो कि असलियत में अमेरिका की आंख का रोड़ा था, किरकिरी थी, और पूरे सीरिया और इराक के अंदर अमेरिका को जड़े जमाने से रोक रहा था। यानी कि इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जो जनरल सुलेमानी थी, उसको बगदाद के आसपास मिसाइल अटैक करके मार डाला गया। दूसरा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मोहसिन फ़खरीज़ादेह, उनको मारा गया। अब मोहसिन फ़खरीज़ादेह को अगर मारा गया और सुलेमानी को मारा गया, नहीं, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट उसे उखाड़ के उसे मार दिया गया और सुलेमानी को मार दिया गया, तो ईरान यहां पर तिलमिला उठा। और पिछले साल अगस्त में आप देखोगे कि दनादन इतने हमले किए ईरान के ऊपर कि ईरान का धुआं उठा दिया। कभी उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट में अटैक हो रहा है, कभी कहीं अटैक हो रहा है, कभी कहीं अटैक हो रहा है। ईरान पागल हो चुका था, ईरान पागल हो चुका था। और यही एक रीजन है कि यहां पर अब ईरान को घुटनों के बल लाने की पूरी कोशिश थी, और साथ में अमेरिका के ऊपर एक दबाव बनाने की भी कोशिश थी, ताकि ईरान फ्रस्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे अमेरिका उसके पॉजिटिव में अगर अच्छी स्टेप्स लेना चाहे तो भी ना ले पाए। और यही रीजन है इजराइल ने दनादन ईरान पे इतने हमले किए कि ईरान फ्रस्ट्रेट हो गया। सऊदी अरेबिया और से लेकर यूएई, कतर और बहरीन वगैरह जो हैं वो ईरान से के साथ दोस्ती कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इजराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि अब लामबंदी पूरी ताकत से ईरान को कंट्रोल करने की है, और ये पूरा इलाका अमेरिका के डोमिनेंस में आ चुका है। सीरिया तक का पूरा इलाका अमेरिका के डोमिनेंस में। अब अगर ईरान का यहां पर फॉल होता है और ईरान की एक खामेनेई सरकार गिरती है और यहां पर अमेरिका के सपोर्ट वाली कोई गवर्नमेंट आ जाती है, तो अमेरिका को यहां से सीधा सेंट्रल एशिया से लेकर कैस्पियन सी के देशों में खुलकर घुसने का मौका मिल जाएगा, और अमेरिका की पॉलिटिक्स आगे की तरफ बढ़ेगी। यही कारण है ईरान के हाथ में न्यूक्लियर बम नहीं जाने चाहिए। ईरान को कमजोर बनाए रखो, ईरान को ताकतवर मत होने दो। ये इनकी पॉलिटिक्स है, और इनकी पॉलिटिक्स जो है, इसको बनाए रखने के लिए, इस पॉलिटिक्स को बनाए रखने के लिए या इस दबाव को बनाए रखने के लिए, ईरान को कमजोर किए रखने और पूरी ताकत के साथ इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये पूरी की पूरी कवायद चल रही है, पूरी की पूरी मेहनत चल रही है। आगे अब रहा सहा सवाल इसके अंदर कि भारत का इसमें कोई रोल नहीं है भाई। भारत चुपचाप बैठ के, भारत एक शरीफ देश की तरह चुपचाप बैठ के अपनी पॉलिटिक्स संभाल ले। इस इलाके के अंदर ज्यादा उंगली करने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपने आप आपस में निमट लेंगे, ये लोग आपस में ही यहां पर निमट लेंगे। अब आगे आने वाले जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होंगी, आपसे इस मामले में डिस्कशन करते रहेंगे। नमस्कार।